dear students, warm welcome to one and all. I am शीतल शर्मा और आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की सप्लीमेंट्री रीडर बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से 6th चैप्टर जिसका टाइटल है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। और इस चैप्टर के राइटर हैं रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, जो एक अमेरिकन न्यूज़पेपर राइटर थे। इन्होंने बाद में मैगजीन आर्टिकल्स भी लिखे और स्पोर्ट्स, स्काउटिंग इन टॉपिक्स पर बुक्स भी लिखी। बच्चों, इस चैप्टर के टाइटल से हमें पता चल रहा है कि ये किसी साइंटिस्ट के बारे में है। तो जो भी स्टूडेंट्स साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं, उन्हें इस चैप्टर से ये पता चल जाएगा कि वो कैसे साइंटिस्ट बन सकते हैं। इस चैप्टर से हमें पता चलने वाला है बच्चों कि एक साइंटिस्ट में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और उन सारी क्वालिटीज़ को अच्छे से समझने के लिए राइटर ने एग्जाम्पल दिया है रिचर्ड इब्राइट की लाइफ का। जब रिचर्ड इब्राइट एक स्टूडेंट थे तो उन्होंने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की थी, ये सारा डिस्क्रिप्शन लेसन में दिया गया है। बच्चों, रिचर्ड इब्राइट की इंटरेस्टिंग स्टूडेंट लाइफ को पढ़ने से पहले आइए एक बार उनकी अचीवमेंट पर नज़र डालते हैं। He discovered a hormone that is essential for the growth of butterflies. उन्होंने एक ऐसे हार्मोन की डिस्कवरी की जो बटरफ्लाइज की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। साथ ही साथ उन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जिसकी वजह से सेल्स, लिविंग टिश्यूज़ के डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता चलता है। तो ये है रिचर्ड इब्राइट का कंट्रीब्यूशन। और आइए अब उनकी स्टूडेंट लाइफ को पढ़ते हैं। इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस, an important scientific journal, had ever published the work of college students। तो बच्चों, लेसन की शुरुआत होती है रिचर्ड इब्राइट की सबसे बड़ी अचीवमेंट से। ये पहली बार हुआ था कि PNAS प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस, एक इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल मीन्स मैगजीन, एक फेमस मैगजीन में जिसका नाम था PNAS, उसने पब्लिश किया था कॉलेज स्टूडेंट्स के वर्क को। Those college students were Richard H. Ebright and his college roommate। तो बच्चों, ये कॉलेज स्टूडेंट्स थे रिचर्ड इब्राइट और उसके कॉलेज रूममेट। दे एक्सप्लेन्ड अ न्यू थियोरी ऑन हाउ सेल्स वर्क। उन्होंने एक्सप्लेन की थी एक नई थियोरी मीन्स अ सिस्टम ऑफ आइडियाज़ इंटेंडेड टू एक्सप्लेन समथिंग न्यू। एक ऐसे सिद्धांत को उन्होंने एक्सप्लेन किया था जिसमें बताया गया था कि सेल्स कैसे काम करती हैं। बच्चों, सेल हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है और सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं। सेल्स के बारे में इब्राइट और उनके कॉलेज रूममेट ने जो सिद्धांत दिया था उसको एक इम्पोर्टेंट जर्नल PNAS में पब्लिश किया गया था। और बच्चों, ये इतनी बड़ी अचीवमेंट रिचर्ड इब्राइट को केवल 22 साल की उम्र में ही मिल गई थी। रिचर्ड अचीव्ड दिस एट द एज ऑफ 22। For him, it was the first thing in a long string of achievements, and all this started with butterflies। उसके लिए सफलताओं की, उपलब्धियों की एक लंबी सी कड़ी में ये पहली सफलता थी और इन सब की शुरुआत हुई थी बटरफ्लाइज से। बच्चों, आपको भी बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ना कि इब्राइट की सफलताओं और उपलब्धियों की शुरुआत बटरफ्लाइज से हुई थी। आइए पढ़ते हैं कि बटरफ्लाइज का रिचर्ड की अचीवमेंट से क्या कनेक्शन है। रिचर्ड ग्रू अप एट रीडिंग इन पेंसिल्वेनिया, USA। रिचर्ड का पालन पोषण हुआ था USA के पेंसिल्वेनिया के रीडिंग शहर में। As an only child, he said, I certainly couldn't play football or baseball with a team of one, but there was one thing I could do, collect things। रिचर्ड इब्राइट अपने पेरेंट्स का इकलौता बच्चा था और उसने कहा कि निश्चित रूप से मैं फुटबॉल या बेसबॉल तो अकेला नहीं खेल सकता, तो इसीलिए एक काम था जो मैं कर सकता था और वो काम था चीज़ों को इकट्ठा करना। बच्चों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इब्राइट ने KG क्लास से ही बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। सो ही स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज
rocks, fossils and coins। बच्चों हम पढ़ चुके हैं कि इब्राइट अपने माता पिता का इकलौता बच्चा था, तो उसने डिसाइड किया था कि वो चीज़ों को कलेक्ट करना शुरू करेगा और इसीलिए उसने तितलियों को, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को, फॉसिल्स मीन्स जीवाश्म, जीवों के बचे हुए भाग, अवशेष और साथ ही साथ सिक्कों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ही इवन गेज्ड एट स्टार्स ऑल नाइट, और कभी कभी तो वह पूरी रात स्टार्स को बड़े ध्यान से देखता रहता था। इस तरीके से हम देखते हैं कि इब्राइट को बचपन से ही चीज़ें इकट्ठे करने का बहुत ही बड़ा शौक था। वह बहुत ही तेज दिमाग वाला और आसपास की चीज़ों को जानने वाला, समझने वाला बच्चा था। उसके अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी थी। तो बच्चों आप नोट करते जाइएगा कि एक साइंटिस्ट बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज़ का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। बच्चों इस तेज दिमाग वाले इब्राइट को मोटिवेट करने में इम्पोर्टेंट रोल था उसकी मदर का। तो आइए हम पढ़ते हैं कि उसकी मदर उसे कैसे मोटिवेट करती थी। His mother always encouraged his interest in learning। उसकी मदर हमेशा चीज़ों को समझने, सीखने में उसके इंटरेस्ट को प्रेरित करती थी। She took him on trips, bought him telescopes, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज एंड अदर इक्विपमेंट्स। वह उसे घुमाने के लिए ट्रिप पर ले जाती थी और उसको टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमराज और ऐसे ही दूसरे उपकरण खरीद कर देती थी। शी सेड रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन 3rd ग्रेड। मदर कहती थी कि जब रिची 3rd ग्रेड में था, 3री क्लास में था, तो उसके फादर की मौत हो गई थी और उसके बाद रिची ही उनकी जिंदगी बन गया था। शी फाउंड वर्क फॉर हिम, नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स। और मदर हमेशा रिची के लिए काम ढूंढ के रखती थी। कैसा काम? कोई फिजिकल वर्क नहीं, ऐसा काम नहीं जिसमें शारीरिक थकान हो, बल्कि चीज़ों को सीखने वाला काम। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इब्राइट की मदर उसे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरास जैसी चीज़ें खरीद कर देती थी। इस तरीके से उसकी मदर हमेशा उसे आगे बढ़ने के लिए, चीज़ों को सीखने के लिए, समझने के लिए प्रेरित करती रहती थी। बच्चों आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। इब्राइट में भी ये खूबी थी कि वो सभी चीज़ों को समझना, सीखना चाहता था और इसी खूबी के बारे में उसकी मदर कहती थी। इब्राइट्स मदर सेड he liked and wanted to learn। इब्राइट की मदर कहती थी कि वह चीज़ों को सीखना चाहता है, उसे ये बात बहुत ही पसंद है। And learn he did, और सचमुच उसने लर्न भी किया। He earned top grades in school, और इसी लर्निंग का नतीजा था कि वह स्कूल में फर्स्ट आता था। By the time he was in the 2nd grade, he had collected all 25 species of butterflies found around his hometown। और जब तक इब्राइट 2nd ग्रेड में हुआ था तो उसने बटरफ्लाइज की 25 स्पीसीज को कलेक्ट कर लिया था। ये स्पीसीज उसे अपने होम टाउन के आसपास मिल गई थी। तो बच्चों साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे इब्राइट का बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने में इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा था। वह केवल 2nd क्लास में ही था और उसने बटरफ्लाइज की 25 अलग अलग तरह की प्रजातियों को इकट्ठा कर लिया था। बच्चों ये लिस्ट है तितलियों की उन अलग अलग 25 प्रजातियों की जो इब्राइट ने अपने होम टाउन के आसपास से कलेक्ट की थी। लेकिन इस कलेक्शन के बाद ही इब्राइट को ये महसूस हुआ कि उसका बटरफ्लाई कलेक्शन शायद अब खत्म ही हो जाएगा। लेकिन बच्चों ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उसकी हेल्प करने के लिए उसकी मदर उसके साथ थी। आइए पढ़ते हैं कि उसकी मदर ने क्या किया था। That probably would have been the end of his butterfly collecting, but then his mother got him a children's book called The Travels of Monarch X। बटरफ्लाइज की 25 अलग अलग प्रजातियों का कलेक्शन शायद इब्राइट की बटरफ्लाई कलेक्टिंग का एंड होता, लेकिन तभी उसकी मदर ने उसे बच्चों की एक बुक लाकर दी जिसका टाइटल था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। मोनार्क तितलियों की एक प्रजाति का ही नाम है। तो बच्चों इस बुक ने
इब्राइट को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। This book told how monarch butterflies migrate to Central America and it opened the world of science to the eager young collector. इस बुक में बताया गया था कि कैसे ये तितलियों की प्रजाति मोनर्क बटरफ्लाइज माइग्रेट करती हैं। माइग्रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो ये तितलियां माइग्रेट कर जाती थी सेंट्रल अमेरिका की तरफ। ये वर्णन इस बुक में दिया गया था और इस बुक को पढ़ते ही मानो ऐसा लगा कि विज्ञान की दुनिया इस उत्सुक यंग कलेक्टर के लिए खुल गई थी। और ये है उस बुक की पिक्चर, द ट्रेवल्स ऑफ मोनर्क एक्स। वो बुक जिसको पढ़कर इब्राइट का साइंस के फील्ड में इंटरेस्ट खत्म ही नहीं हो रहा था। इस बुक ने इब्राइट को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया था। एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस। इस बुक के एंड में रीडर्स को इनवाइट किया गया था कि वे बटरफ्लाई के माइग्रेशंस की स्टडी में हेल्प करें। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च by Dr. Frederick A. Urquhart of the University of Toronto, Canada. कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के डॉक्टर फ्रेडरिक ने रीडर्स को कहा था कि वो बटरफ्लाइज को टैग करें। इब्राइट्स मदर wrote to Dr. Urquhart and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. इब्राइट की मदर ने डॉक्टर को लेटर लिखा और जल्दी ही इब्राइट भी अब मोनर्क्स के पंखों पर लाइट स्टिकी टैग्स लगा रहा था। Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. कोई भी व्यक्ति जिसे कोई टैग की गई बटरफ्लाई मिलती उसको कहा गया था कि वो इस टैग को डॉक्टर यूरकहार्ट के पास भेज दे। बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे बटरफ्लाई के विंग्स पर एक टैग लगा हुआ है। तो यही काम अब इब्राइट ने स्टार्ट कर दिया था। लेकिन एक एक बटरफ्लाई के पीछे भागने से बहुत सारी बटरफ्लाइज को इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल था। इसीलिए इब्राइट ने एक नेक्स्ट स्टेप उठाया। आइए देखते हैं वो नेक्स्ट स्टेप क्या था। द नेक्स्ट स्टेप फॉर इब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। इब्राइट का अगला कदम था बटरफ्लाइज के एक ग्रुप को तैयार करना। ही वुड कैच अ फीमेल मोनर्क, टेक हर एग्स एंड रेज देम in his basement through their life cycle from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly. अब वो क्या करता था, एक फीमेल मोनर्क को पकड़ता, उसके अंडों को लेता और फिर उनको बड़ा होने देता अपने बेसमेंट में। इस तरीके से वो उनका पूरा लाइफ साइकिल देखता था। पहले एग, उसके बाद कैटरपिलर, फिर प्यूपा और फिर बटरफ्लाई। पूरा लाइफ साइकिल के दौरान वह उन तितलियों को अपने बेसमेंट में ही रेज करता था। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो। उसके बाद वो बटरफ्लाई के विंग्स पर टैग लगाता और उन्हें जाने देता। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनर्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। बेसमेंट होता है बच्चों किसी भी बिल्डिंग का अंडरग्राउंड पोर्शन। तो इब्राइट के बिल्डिंग में बेसमेंट कई सालों तक हजारों मोनर्क्स का घर बना रहा। वो मोनर्क्स जिनकी प्रोग्रेस की अलग अलग स्टेजेस इब्राइट देख रहा था। मोनर्क बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल को इस पिक्चर से अच्छे से समझा जा सकता है। फर्स्ट इमेज देखिए जिसमें एग है, सेकंड में कैटरपिलर, थर्ड में प्यूपा और फोर्थ में अडल्ट बटरफ्लाई। इब्राइट का लर्निंग प्रोसेस बहुत ही अच्छे से चल रहा था, लेकिन जब वह 7th ग्रेड में पहुंचा तो वह एक कंपटीशन में हार गया। इन द 7th ग्रेड ही एंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर बट ही लॉस्ट इट। इब्राइट ने 7th ग्रेड में काउंटी साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया, लेकिन वह इसमें हार गया। देन ही गॉट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज। बच्चों, हार से इब्राइट घबराया नहीं, क्योंकि आपने भी सुना ही होगा कि किसी भी कंपटीशन में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं या तो हम जीतते हैं या फिर हम सीखते हैं। इब्राइट ने भी इस हार से कुछ सीखा था, और वो क्या था, अब उसे हिंट मिल गया था कि रियल साइंस क्या होती है।
हिज एंट्री वो स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक टिश्यूज, उसकी एंट्री थी फ्रॉक टिश्यू के बारे में। इट मीन्स इब्राइट ने इस फेयर में जो पार्टिसिपेशन किया था उसमें उसने फ्रॉक टिश्यू के बारे में अपनी प्रेजेंटेशन दी थी, विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप, और उसने ये स्लाइड माइक्रोस्कोप से दिखाई थी। ही रियलाइज्ड द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट, लेकिन उसने अपनी हार से रियलाइज़ किया कि जो विनर्स थे उन्होंने एक सच्चा एक्सपेरिमेंट किया था, एक रियल एक्सपेरिमेंट किया था। नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले, उन्होंने केवल एक साफ सुथरा प्रदर्शन नहीं किया था बल्कि ट्रू सेंस में एक्सपेरिमेंट किया था। इब्राइट ने डिसाइड किया कि अब वह भी एक रियल एक्सपेरिमेंट करेगा, और क्योंकि वह कई सालों से बटरफ्लाइज पर ही काम कर रहा था तो उसने बटरफ्लाइज से रिलेटेड ही एक्सपेरिमेंट करने का डिसाइड किया। Ebright wrote to Dr. Urquhart for ideas, and back came a stack of suggestions for experiments. इब्राइट ने डॉक्टर यूरकहार्ट को लेटर लिखा, उनसे बहुत सारे आइडियाज़ मांगे और उसे बदले में बहुत सारे सुझाव भी मिले। Those kept Ebright busy all through high school and led to prize projects in county and international science fairs. उन सुझावों ने इब्राइट को हाई स्कूल के दौरान बहुत ही बिजी रखा, और अब इब्राइट जो काम कर रहा था उसी की वजह से वो भविष्य में बहुत सारे प्राइजेस जीतने वाला था, और वो भी किसमें, काउंटी और इंटरनेशनल साइंस फेयर्स में। For his 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. अपनी 8वीं क्लास के प्रोजेक्ट में इब्राइट ने कोशिश की कि वो उस वायरल डिजीज़ के कारण को ढूंढे जिसकी वजह से प्रत्येक कुछ वर्षों में सभी मोनर्क कैटरपिलर्स मर जाते थे। इब्राइट थॉट द डिजीज़ माइट बी कैरीड बाय अ बीटल। बीटल मीन्स एक इंसेक्ट। इब्राइट ने सोचा कि ये बीमारी किसी बीटल के द्वारा फैलाई जाती है। सो ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, बट ही डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट्स। इसलिए उसने कोशिश की कि वो कैटरपिलर्स को बीटल्स की प्रेजेंस में ही रेज करेगा, लेकिन उसे कोई रियल रिजल्ट नहीं मिला। बट ही हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, लेकिन उसने एक एक्सपेरिमेंट, ट्रू सेंस में रियल एक्सपेरिमेंट को करने की कोशिश की थी। सो ही वन द प्राइज, इसीलिए उसे प्राइज मिल गया। बच्चों, इब्राइट ने डिसाइड किया था कि वो नेक्स्ट ग्रेड में कोई नीट डिस्प्ले नहीं करेगा बल्कि वो एक रियल एक्सपेरिमेंट करेगा। तो इब्राइट ने वो करके भी दिखाया और इसी वजह से उसे प्राइज भी मिला। द नेक्स्ट ईयर his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarchs. अगले साल इब्राइट के साइंस फेयर का प्रोजेक्ट था उस सिद्धांत को टेस्ट करना, चेक करना कि वाइस रॉय बटरफ्लाई मोनर्क्स की नकल करती हैं। द थियरी वॉज दैट वाइस रॉयज लुक लाइक मोनर्क्स बिकॉज मोनर्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। सिद्धांत ये था कि वाइस रॉयज तितलियाँ वो मोनर्क्स की तरह दिखाई देती हैं क्योंकि मोनर्क्स पक्षियों को खाने में स्वाद नहीं लगती। वाइसरॉयज ऑन दी अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, लेकिन दूसरी तरफ वाइसरॉयज बर्ड्स को खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। सो द मोर दे लुक लाइक मोनर्क्स द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर। इसीलिए वे जितना ज़्यादा मोनर्क्स की तरह दिखाई देंगी तो उतनी ही कम पॉसिबिलिटी थी कि वो किसी बर्ड का भोजन बनती। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट in the geology division and third overall in the county science fair, और इस प्रोजेक्ट को जियोलॉजी डिवीज़न में पहला स्थान और काउंटी साइंस फेयर में थर्ड पोजीशन मिली। बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बटरफ्लाई है वाइसरॉय जो थोड़ी सी डार्क कलर की है। इसका टेस्ट बर्ड्स को अच्छा लगता है। दूसरी तरफ है मोनार्क बटरफ्लाई जिसका टेस्ट बर्ड्स को अच्छा नहीं लगता। इब्राइट को ये चेक करना था कि क्या बर्ड्स मोनार्क्स को खाएंगे। इब्राइट ने पाया कि एक यूरोपियन बर्ड स्टारलिंग वो मोनार्क बटरफ्लाइज को खाते हैं। उसने ये कहा कि लोगों के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं कि वाइसरॉय बटरफ्लाइज मोनार्क्स को कॉपी करती हैं। तो इस प्रोजेक्ट को साइंस फेयर में थर्ड पोजीशन मिली। इसके बाद इब्राइट ने जो रिसर्च की वो उसे उसकी महान अचीवमेंट की तरफ लेकर गई। आइए देखते हैं कि वो रिसर्च कौन सी थी। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, Ebright tried to answer the question, what is the purpose
of the 12 tiny gold spots on a monarch pupa. हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में इब्राइट ने इस क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश की कि मोनार्क प्यूपा पर 12 छोटे छोटे गोल्ड स्पॉट्स का क्या उद्देश्य होता है। हालांकि ज़्यादातर लोग ये मानते थे कि ये स्पॉट्स बटरफ्लाई के लिए ऑर्नामेंटल होते हैं। इट मीन्स इन स्पॉट्स की वजह से बटरफ्लाई सुंदर दिखाई देती है, लेकिन डॉक्टर योगहार्ट इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। इसीलिए इब्राइट ने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर एक डिवाइस बनाई। For this, he had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. इसके लिए इब्राइट ने एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसा उपकरण बनाया जो ये दिखाता था कि ये स्पोर्ट्स तो एक हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं, वो हार्मोन जिसकी वजह से बटरफ्लाई की फुल डेवलपमेंट, फुल प्रोग्रेस होती है। इट मीन्स वो हार्मोन बटरफ्लाई की प्रोग्रेस के लिए नेसेसरी था, बहुत ही ज़रूरी था। दिस प्रोजेक्ट वन इब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर and entry into the International Science and Engineering Fair. इस प्रोजेक्ट की वजह से इब्राइट ने काउंटी फेयर में फर्स्ट पोजीशन पाई और इसके साथ ही उसकी एंट्री हो गई थी इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि कैसे इब्राइट की अचीवमेंट्स बढ़ती जा रही थी। इब्राइट ने न केवल इंटरनेशनल साइंस फेयर में एंटर किया, बल्कि उसने इसमें फर्स्ट पोजीशन भी हासिल की। His experiments on the monarch pupa won first place at the International Science Fair. उसके एक्सपेरिमेंट्स जो वह मोनार्क प्यूपा पर कर रहा था, उसकी वजह से उसे इंटरनेशनल साइंस फेयर में फर्स्ट पोजीशन मिली। Then he grew cells from a monarch's wing in a culture and showed that the cells would develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। इसके बाद इब्राइट ने अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखा और उसने मोनार्क विंग को एक कल्चर में, इट मीन्स एक रेगुलेटेड टेम्परेचर में, उसने मोनार्क विंग के सेल्स को रेज किया और ये दिखाया कि सेल्स एक नॉर्मल बटरफ्लाई विंग्स में डेवलप होंगे, लेकिन कब? जब उनको उन 12 गोल्ड स्पॉट्स से हार्मोन मिलेगा। That project won first place for geology at the International Fair. और उस प्रोजेक्ट को जीव विज्ञान के इंटरनेशनल फेयर में फर्स्ट पोजीशन मिली। तो इस तरीके से इब्राइट की अचीवमेंट्स लगातार चलती जा रही थी। At the laboratory of the US Department of Agriculture, he was able to identify the hormones chemical structure. बच्चों, आप नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पर मोनार्क विंग से रिलेटेड ही एक्सपेरिमेंट्स चलते जा रहे थे और इसी कड़ी में अब इब्राइट ने ये देखा कि उस हार्मोन की केमिकल स्ट्रक्चर क्या होती है और वह यह काम कहाँ कर पाया था? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की लेबोरेटरी में। इस हार्मोन की केमिकल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के 1.5 साल के बाद इब्राइट को सेल लाइफ के बारे में एक नया आइडिया मिला। One day, while looking at X-ray photos of the chemical structure of a hormone, Ebright got the idea for his new theory about cell life. एक दिन जब इब्राइट इस हार्मोन की केमिकल स्ट्रक्चर के एक्सरे फोटोज को देख रहा था, तो उसे एक आइडिया मिला और ये आइडिया था सेल लाइफ के नए सिद्धांत के बारे में। द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल्स। इन फोटोज से इब्राइट को आंसर मिल गया था बायोलॉजी की एक उलझन, एक पहेली का, और वो उलझन थी हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, कि कोशिकाएं कैसे डीएनए के ब्लूप्रिंट को पढ़ सकती हैं। ब्लूप्रिंट का यहाँ मतलब है एक डिज़ाइन, एक प्लान। तो उसे ये पता लग रहा था कि कैसे सेल अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट को पढ़ सकती है। DNA is the substance in the nucleus of a cell that controls heredity. DNA एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा पदार्थ होता है जो सेल के न्यूक्लियस, सेंटर में होता है और इसी की वजह से हेरिडिटी, कंट्रोल होती है। It determines the form and function of the cell. DNA ही है जिसकी वजह से कोशिकाओं के सेल के फॉर्म, फंक्शन को डिसाइड किया जाता है।
दस DNA इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। इस तरीके से DNA लाइफ का ब्लूप्रिंट होता है, लाइफ का डिज़ाइन प्लान होता है। तो बच्चों, ये ग्रेट अचीवमेंट इब्राइट को अब हासिल होने वाली थी। उसे पता लग गया था कि सेल से DNA को भी पढ़ा जा सकता है। उसके बाद इब्राइट ने अपने कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग के साथ मिलकर इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में एक आर्टिकल लिखा और इस तरीके से सेल लाइफ के बारे में एक नई थियोरी दी। और अगर ये थियोरी सही साबित हो जाती है तो क्या बेनिफिट हो सकता है, आइए देखते हैं। इफ द थियोरी प्रूव्स करेक्ट, इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। अगर ये थियोरी सही साबित हो जाए तो ये एक बहुत ही बड़ा कदम होगा जिससे लाइफ की प्रोसेस को समझा जा सकता है। It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other diseases. इसकी वजह से कुछ तरीके के कैंसर या दूसरी बीमारियों को रोकने के नए आइडियाज़ भी मिल सकते हैं। All of this is possible because of Ebright's scientific curiosity. ये सब कुछ संभव है इब्राइट की साइंटिफिक क्यूरियोसिटी की वजह से, उत्सुकता की वजह से। His high school research into the purpose of the sports on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. उसने हाई स्कूल में जो रिसर्च की थी कि मोनर्क प्यूपा पर 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स क्यों होते हैं, यही चीज़ उसको ले गई थी अपनी सेल लाइफ की नई थियोरी के बारे में। तो बच्चों, आप समझ रहे हैं कि चीज़ों को जानने की इच्छा होना, जिज्ञासा, उत्सुकता होना कितना ज़रूरी होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि देखो, इब्राइट में ये जिज्ञासा थी कि मोनर्क प्यूपा पर 12 छोटे छोटे गोल्ड स्पॉट क्यों होते हैं, जबकि बाकी लोग ये मान रहे थे कि ये तो सजावटी होते हैं। लेकिन इब्राइट ने इस विषय पर अपनी जिज्ञासा, उत्सुकता रखी और इसी विषय पर एक्सपेरिमेंट करते करते उसने इतनी महत्वपूर्ण थियोरी दे दी थी। सेल लाइफ की इम्पोर्टेंट थियोरी देने वाले रिचर्ड इब्राइट ऑलराउंडर हैं। राइटर कहते हैं, इब्राइट इज अ चैंपियन डिबेटर, पब्लिक स्पीकर, अ गुड कैनोइस्ट एंड एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर। इब्राइट डिबेट में वाद विवाद का चैंपियन है, पब्लिक स्पीकर है, अच्छा नाव चलाने वाला है और एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर है। हिज टीचर रिचर्ड ए वेयर प्रेज्ड हिम वेरी मच। उसके टीचर उसे बहुत ही प्रेज करते थे। रिचर्ड ए वेयर कहते थे, ही सेड रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव बट नॉट इन अ बैड सेंस, कि इब्राइट में कंपटीशन की फीलिंग थी लेकिन बुरी सेंस में नहीं। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज। वो जीतना चाहता था लेकिन सिर्फ जीतने के लिए नहीं या फिर एक प्राइज को जीतने के लिए नहीं। रादर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड। वह तो इसलिए जीत रहा था क्योंकि वह अपनी तरफ से बेस्ट जॉब करना चाहता था। फॉर द राइट रीजन्स ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट। सही कारणों की वजह से ही वह बेस्ट रहना चाहता है, बेस्ट काम करना चाहता है। तो बच्चों, इब्राइट की लाइफ से हमें पता चल रहा है कि हमारे अंदर कंपटीशन की फीलिंग होनी चाहिए लेकिन बैड सेंस में नहीं। अगर हम अपनी तरफ से बेस्ट जॉब देंगे, बेस्ट करेंगे तो सफलता, जीत हमें जरूर मिलेगी। इस तरीके से इब्राइट की लाइफ का एग्जाम्पल देते हुए इस चैप्टर के एंड में बताया गया है कि साइंटिस्ट में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। स्टार्ट विद ए फर्स्ट रेट माइंड, add curiosity and mix in the will to win for the right reasons। सबसे पहले आपका माइंड बेस्ट होना चाहिए, इसमें पॉजिटिविटी होनी चाहिए, पूरे जोश के साथ आपको किसी भी काम को समझने की शुरुआत करनी चाहिए। ऐड क्यूरियोसिटी, उसके अंदर उत्सुकता मिला दीजिए, इट मीन्स आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन्स, फिर सही कारणों से जीतने की इच्छा होनी चाहिए। इब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, इब्राइट में ये सारी क्वालिटीज़ हैं। ही हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, उसने कभी भी अपनी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को नहीं खोया है। इट मीन्स बच्चों, अगर आप एक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपका पॉजिटिव माइंड होना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए कि आप अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं, आपके अंदर उत्सुकता होनी चाहिए, सही कारण से जीत जाने की इच्छा होनी चाहिए और इन सारी क्वालिटीज़ को मिलाकर बन जाता है एक अच्छा साइंटिस्ट। तो बच्चों, आप भी चीज़ों को जानने की, समझने की इच्छा रखिए, हमेशा क्यूरियस रहिए चीज़ों को समझने के लिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।
And this was all about this chapter. Thank you very much for watching this video.